नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे जिम्नोस्पर्म्स यानी अनावृत बीजी पौधों के बारे में। हाँ, और ये चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल। मतलब कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई फूल नहीं है, कोई फल नहीं है। और विशाल डायनासोर्स उन बड़े बड़े जंगलों में घूम रहे हैं जो आज के हमारे जंगलों से एकदम अलग दिखते हैं। सही कहा। आज हम उसी प्राचीन दुनिया के बचे हुए वारिसों की बात कर रहे हैं। जब हम इन पौधों का नाम सुनते हैं ना, जिम्नोस्पर्म्स, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर हम किताबों की बात करें तो जिम्नो का मतलब होता है नग्न और स्पर्मा का मतलब होता है बीज। यानी नग्न बीज वाले पौधे, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है, मैं समझाती हूँ। जब हम आम या सेब खाते हैं तो बीज फल के गूदे के अंदर एकदम सुरक्षित होता है। जो कि फूल के अंडाशय या ओवरी से बनता है। एकदम सही। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स की दुनिया में अंडाशय जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो जब बीज बनता है तो उसे ढकने के लिए कोई फल नहीं होता। अरे, मतलब बीज सीधे हवा के संपर्क में रहता है? हाँ, बिल्कुल। खुली अवस्था में विकसित होते हैं वो। यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है, जिसे हम नेकेड सीड्स कहते हैं। ये तो बहुत ही जोखिम भरा लगता है। मतलब बिना किसी सुरक्षा कवच के बीजों को ऐसे ही छोड़ देना। जोखिम तो है, लेकिन अगर हम इन पौधों के मुख्य शरीर की बात करें ना, जो हमें जंगलों में दिखता है, वो बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफाइट अवस्था होती है और ये बहुत मजबूत होते हैं। अच्छा, स्पोरोफाइट अवस्था। हाँ, जिम्नोस्पर्म्स मुख्य रूप से सदाबहार लकड़ी वाले पौधे होते हैं, जिन्हें हम एवरग्रीन वुडी प्लांट्स कहते हैं। इनमें संवहनी ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू बहुत अच्छे से विकसित होता है। तो विद्यार्थियों, आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन सिर्फ इन पौधों के नाम रटना नहीं है। हम एक तरह से एक विकासवादी यात्रा पर जाने वाले हैं। बिल्कुल। हम वर्गीकरण की इस सीढ़ी पर चढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे साइकस जैसे प्राचीन लक्षणों वाले पौधे से लेकर इफेड्रा जैसी उन्नत विशेषताओं वाले पौधे तक का सफर तय हुआ। तो चलिए, बिना देरी किए वर्गीकरण के पहले वर्ग साइकोडॉप्सिडा से शुरुआत करते हैं। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है साइकस। हाँ, साइकस। इसे अक्सर जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। मुझे साइकस को देखकर हमेशा एक कंफ्यूजन होता था। मतलब ये दिखने में बिल्कुल एक पाम ट्री या ताड़ के पेड़ जैसा लगता है ना? बहुत लोग यही सोचते हैं। हाँ, इसका तना एकदम सीधा होता है, शाखा रहित, यानी कोई ब्रांचेस नहीं होती, और ऊपर पत्तियों का एक मुकुट सा होता है, जिसकी पत्तियां पिच्छाकार या पिन्नेट और शल्क वाली होती हैं। देखने में ये एकदम पाम ट्री है, लेकिन मैं बता दूं कि ये पाम ट्री बिल्कुल नहीं है। पाम ट्री तो बहुत उन्नत एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो फिर साइकस असल में क्या है और ये कहाँ पाया जाता है? ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वातावरण में, मतलब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाकों में पाया जाता है, और इसमें मरुद्भिदी यानी ज़ीरोफाइटिक अनुकूलन होते हैं। अच्छा, ज़ीरोफाइटिक मतलब पानी की कमी से निपटने की ताकत। बिल्कुल। और इनकी जड़ों की कहानी तो और भी अनोखी है। इनमें प्रवाल भस्म या कोरलॉइड जड़ें पाई जाती हैं। अरे हाँ, कोरलॉइड जड़ें। मैंने पढ़ा है कि इनके अंदर कोई मेहमान रहता है ना? हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। इन जड़ों के अंदर नॉस्टॉक नाम का एक साइनोबैक्टीरिया रहता है। अच्छा, तो नॉस्टॉक वहां करता क्या है? वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी N2 फिक्सेशन का काम करता है। हवा की नाइट्रोजन को खींचकर पौधे को देता है और पौधा बदले में उसे घर देता है। क्या बात है, एकदम परफेक्ट टीम वर्क। अगर हम साइकस के तने की आंतरिक संरचना को देखें, जब हम इसका टीएस काटते हैं तो इसके वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? इसके संवहनी बंडल संयुक्त, संपार्श्विक और खुले होते हैं, मतलब कॉन्जॉइंट, कोलैटरल और ओपन। ये खुले या ओपन होने का क्या मतलब है यहाँ? खुले होने का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम मौजूद होता है। आप इसे एक प्राकृतिक 3D प्रिंटर मान सकते हैं। 3D प्रिंटर? वो कैसे? क्योंकि इसी कैम्बियम की वजह से पेड़ हर साल मोटाई में बढ़ता है, जिसे हम द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ओह, समझ गया। लेकिन साइकस में मुझे जो सबसे अजीब बात लगती है, वो इसका प्रजनन है। इन स्थलीय पौधों में अभी भी चल शुक्राणु या मोटाइल स्पर्म क्यों होते हैं? यही तो इसके प्राचीन होने का सबसे बड़ा सबूत है। साइकस एक लिंगाश्रयी यानी डायोशियस होते हैं। नर और मादा पौधे अलग अलग। तो नर पौधे में क्या होता है?
नर पौधे में नर शंकु या मेल कोन होता है जिसमें सूक्ष्म बीजाणुधानी होती है। यहाँ ज़ुइडोगैमी होती है। ज़ुइडोगैमी मतलब शुक्राणु तैर कर जाते हैं जमीन पर। हाँ, पराग बूंद के अंदर शुक्राणु तैरकर निषेचन करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं, साइकस में कोई वास्तविक मादा शंकु या ट्रू फीमेल को नहीं होता। तो फिर मादा पौधे पर क्या होता है? वहाँ गुरु बीजाणुपर्ण या मेगास्पोरोफिल्स होते हैं। ये बस विशेष पत्तियों का गुच्छा होते हैं। अरे वाह, विकासवाद की कहानी सच में अद्भुत है। लेकिन साइकस के इस उष्णकटिबंधीय घर से निकलकर अब हम थोड़े ठंडे इलाकों की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। अब हम कॉनिफेरोप्सिडा वर्ग की ओर बढ़ते हैं। हाँ, और इसमें हमारा सामना होता है पाइनस से। पाइनस तो एकदम ठंडे मौसम का योद्धा लगता है मुझे। सही कहा। पाइनस एक बहुत लंबा सदाबहार पेड़ है जो ठंडी और बर्फीली जलवायु के एकदम अनुकूल है। अगर हम इसके संरचनात्मक अनुकूलन की बात करें तो इसकी पत्तियां सुई जैसी नीडल लाइक होती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ठंडे इलाकों में पानी जम जाता है तो सुई जैसी पत्तियां पानी की कमी को रोकती हैं। वाष्पोत्सर्जन कम होता है। अच्छा, और मैंने सुना है कि पाइनस में बौनी शाखाएं या ड्वार्फ शूट्स भी पाई जाती हैं। हाँ, ये भी इनका एक विशेष अनुकूलन है। इन्हीं बौनी शाखाओं पर वो सुई जैसी पत्तियां गुच्छों में लगी होती हैं। लेकिन पाइनस की आंतरिक संरचना में मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों की संवहनीय प्रणाली में वाहिकाएं या वेसल्स क्यों नहीं होती? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। पाइनस के जाइलम में केवल वाहिनिकाएं यानी ट्रैकीड्स होती हैं। वाहिकाएं पूरी तरह अनुपस्थित होती हैं। और फ्लोएम का क्या उसमें भी कुछ कमी होती है? हाँ, इसके फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं या कंपेनियन सेल्स नहीं होती। तो फिर ये इतने ऊंचे कैसे हो जाते हैं? वेसल्स के बिना पानी कैसे ऊपर जाता है? असल में ठंडे इलाकों में वेसल्स नुकसानदायक हो सकती हैं। जब पानी जमता और पिघलता है तो चौड़ी वेसल्स में बुलबुले बन सकते हैं। इसलिए पतली ट्रैकीड्स ज्यादा सुरक्षित होती हैं। ओह, तो ये कमी नहीं बल्कि एक ताकत है। और सुरक्षा के लिए भी पाइनस में कुछ खास होता है ना? बिल्कुल। इनमें राल नलिकाएं या रेजिन कैनाल्स होती हैं। जब भी पौधे को चोट लगती है तो ये राल निकालकर उस घाव को सील कर देती हैं। अरे, वो जुरासिक पार्क वाले एम्बर की तरह? हाँ, एकदम वही रेजिन तो लाखों साल बाद एम्बर बन जाता है। क्या बात है। अच्छा, पाइनस के प्रजनन में क्या अलग है? क्या यहाँ भी शुक्राणु तैरते हैं? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता। पहली बात तो पाइनस उभयलिंगाश्रयी यानी मोनोशियस होता है। मतलब नर और मादा शंकु एक ही पौधे पर होते हैं? हाँ, और यहाँ निषेचन साइफोनोगैमी के जरिए होता है। साइफोनोगैमी, इसका क्या मतलब है? इसमें शुक्राणु अचल यानी नॉन मोटाइल होते हैं, तो निषेचन के लिए एक पराग नली या पॉलन ट्यूब बनती है जिसके जरिए शुक्राणु अंड कोशिका तक पहुंचते हैं। ओहो, मतलब तैरने की कोई जरूरत ही नहीं, एक पूरा लाइफ साइकिल लूप बन गया जमीन पर ही। बिल्कुल, प्रकृति ने पानी पर निर्भरता खत्म कर दी। चलिए, पाइनस के ठंडे निम्बनों से निकलकर अब हम अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, शुष्क और बंजर क्षेत्रों में। हाँ, नीटॉप्सिडा वर्ग की तरफ। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है एफेड्रा। एफेड्रा तो मुझे एक चरम मरुद्भिदी या एक्सट्रीम ज़ेरोफाइट लगता है ना? रेगिस्तान की गर्मी में टिके रहने के लिए इसने खुद को पूरी तरह बदल लिया है। अगर इसके रूप की बात करें तो ये पेड़ तो लगता ही नहीं, एक झाड़ीदार पौधा या श्रबी प्लांट दिखता है। हाँ, इसका तना संयुक्त और हरा होता है, मतलब जॉइंटेड ग्रीन स्टेम। और पत्तियां तो जैसे होती ही नहीं, वो बस तने के जोड़ों पर शल्कों या स्केल्स में घटी हुई होती हैं, है ना? बिल्कुल। पानी बचाने के लिए पत्तियां लगभग गायब हो गईं और तने ने प्रकाश संश्लेषण का काम संभाल लिया। लेकिन इसकी असली खूबी इसके अंदर है। वो आहा मोमेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, जब हम एफेड्रा के जाइलम को देखते हैं तो उसमें वाहिताओं या वेसल्स की उपस्थिति होती है। मतलब जिम्नोस्पर्म होके भी इसमें एंजियोस्पर्म्स वाली वेसल्स आ गईं। बिल्कुल, ये एक अत्यधिक उन्नत विशेषता है। यही वजह है कि एफेड्रा को आवृतबीजी या फूल वाले पौधों की ओर एक विकासावधि कड़ी इवोल्यूशनरी लिंक माना जाता है। ये तो सच में एक बहुत बड़ी क्रांति है। और क्या इसके प्रजनन में भी कुछ ऐसा ही उन्नत गुण होता है? हाँ, बिल्कुल। एफेड्रा एक लिंगाश्रयी या डायोशियस होता है और इसमें शंकु भी उपस्थित होते हैं।
लेकिन सबसे खास बात है इसका दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन दर्शाना। दोहरा निषेचन? लेकिन ये तो एंजियोस्पर्म्स का गुण है ना? हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल नोट है जो विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए। वो क्या? हालांकि एफेड्रा दोहरा निषेचन करता है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स के विपरीत यह वास्तविक भ्रूणपोष या ट्रू एंडोस्पर्म नहीं बनाता है। अच्छा, मतलब कोशिश पूरी की प्रकृति ने, लेकिन वो पोषण वाला असली एंडोस्पर्म नहीं बन पाया। बिल्कुल, ये बस एक प्रोटोटाइप की तरह था। तो विद्यार्थियों, अब समय है सभी तथ्यों को एक साथ जोड़ने का। परीक्षा के लिए स्पष्टता बहुत जरूरी है। हाँ, एक त्वरित तुलना या फ्लैश कार्ड से इसे समझते हैं। तो बताइए, किस अनावृत बीजी में चल शुक्राणु होते हैं? साइकस में। और साइफोनोगैमी क्या है? पराग नली के माध्यम से निषेचन, जो पाइनस में होता है। और किस में वाहिकाओं या वेसल्स की उपस्थिति होती है? एफेड्रा में। एकदम बढ़िया। अगर हम इस विकासवादी सीढ़ी या एवोल्यूशनरी स्टेयरकेस का सारांश देखें तो हम प्राचीन से उन्नत की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल। साइकस से शुरुआत, जहां ज़ुइडोगैमी थी, फिर पाइनस जो विशिष्ट शंकुधारी है और साइफोनोगैमी दिखाता है, और अंत में एफेड्रा जो इतना उन्नत है कि उसमें वाहिकाएं और दोहरा निषेचन देखने को मिलता है। हाँ, इसके साथ ही हमें इनके आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व को भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जैसे पाइनस का उपयोग इमारती लकड़ी, राल और तारपीन बनाने में होता है, और एफीड्रा तो चिकित्सा में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे एफेड्रिन नाम की दवा मिलती है जो अस्थमा में काम आती है। और साइकस का उपयोग सजावटी पौधों के रूप में होता है। समग्र रूप से देखें तो ये सभी पौधे मिट्टी संरक्षण और ऑक्सीजन उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। बिल्कुल। जाने से पहले मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। पौधों का ये विकास क्रम हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे प्रकृति लाखों वर्षों में धीरे धीरे नई तकनीकों का आविष्कार करती है। ये से पराग नली या वाहिकाएं। हाँ, और एफेड्रा जैसे पौधे इस लंबी यात्रा के मिसिंग लिंक को हमारे सामने जीवित रूप में पेश करते हैं। ये सच में अद्भुत है। वाकई प्रकृति का विज्ञान कमाल है। तो विद्यार्थियों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।